सो हम लोग इटरेटिव इम्पीडेंस ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अभी आप ऐसे ही पाई नेटवर्क का भी इटरेटिव इम्पीडेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा आपको कैलकुलेट करने में, देन यू कैन रेज इट, हम ट्राई करेंगे इसको करने क्लास में, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में एक्चुअली वेट मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। वन सेकेंड, ये देखो आपके सिलेबस में यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इटरेटिव इम्पीडेंस एंड इमेज इम्पीडेंस, ठीक है ना, बस यही लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें लिखता है नो डेरिवेशन, ठीक है, कोई डेरिवेशन की वो नहीं है। इनफैक्ट उसमें भी सिमेट्रिकल नेटवर्क में भी लिखा है कि नो डेरिवेशन, ठीक है। बट आई थिंक कोई भरोसा नहीं है एग्जाम में कौन पेपर बना देगा कैसे कर देगा, तो यू हैव टू जस्ट मतलब समझना चाहिए, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैंने बता दिया। बाकी का इसमें कुछ है नहीं, बहुत ईजी है, बस आपको कैलकुलेशंस करनी है इसमें, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम इट हम लोग चलते हैं, एक बार ही देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे इमेज इम्पीडेंस को, ठीक है। सो इमेज इम्पीडेंस के लिए वेट, सो अगर मेरे को इमेज इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है, इमेज इम्पीडेंस, ठीक है, तो याद होगा आपको कि इमेज इम्पीडेंस में हम कर क्या रहे थे। सपोज करें मेरे पास टी नेटवर्क है, सपोज करो मेरे पास एक ऐसा टी नेटवर्क है, ऐसे करके ये हमारा है, इस आर्म का इम्पीडेंस है Z1, इस आर्म का है Z2 और इस आर्म का है Z3, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे थे कि जब हम लोग इमेज इम्पीडेंस कैलकुलेट कर रहे थे, तो जब हम यहाँ से देख रहे थे कौन सा हमारा फर्स्ट टर्मिनल, इसको मार्क कर लो 1 1 डैश, y है 2 2 डैश, ठीक है। अब अगर आप 2 2 डैश को एक इम्पीडेंस से टर्मिनेट कर रहे हो जिसकी वैल्यू है ZI2, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप मेजर करोगे ना तो क्या आएगा ZI1 आएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा इमेज इम्पीडेंस का डेफिनेशन था। अब मैं ZI1 को क्या लिख सकता हूँ, ZI1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस 1 1 डैश पे देखने पे, तो जब ZI1 को मैं कैलकुलेट करूँगा कैसे करूँगा, ये जो Z3 है और ZI2 है सीरीज में है कि पैरेलल में है, बताओ। Z3 है और जो I2 है सीरीज में है कि पैरेलल में है, हेलो, सीरीज में है। सीरीज में, ठीक है। सीरीज में। सो Z3 प्लस ZI2 हो गया, ठीक है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन Z2 के साथ किस में होगा, पैरेलल में होगा, तो पैरेलल Z2, और इस सब का जो है सारा का कॉम्बिनेशन किसके साथ सीरीज में होगा, Z1 के सीरीज में होगा, ठीक है। तो ये हमारा बना फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे बन गया। अब देखो ZI1 जो है वो क्या बन गया हमारा, ये बन गया Z1 प्लस, अब इसको हम तोड़ दें जरा, ये हो जाएगा Z3 प्लस ZI2, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे एडिशन, तो Z3 प्लस ZI2 प्लस Z2, ठीक है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर दूंगा तो क्या बचेगा, ZI1 फिर Z3 प्लस ZI2 प्लस Z2 और इक्वल्स टू हो जाएगा Z1 Z3 प्लस ZI2 प्लस Z2, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z2 Z3 प्लस ZI2 Z2, ठीक है। अब देखो इसको मैं अगर फिर से लिख लूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखता हूँ ZI1 ZI2 प्लस ZI1, इसको लिख सकता हूँ Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू, अब मैं ना सबको कंबाइंड देखो, इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे Z3 Z1 प्लस ZI2 Z1 प्लस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस ZI2 Z2 लिख सकता हूँ। फिर देखो इसको लिख सकता हूँ मैं ZI1 ZI2 प्लस ZI1 Z2 प्लस
Z3 और देखो मैं ये Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1 को क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा Z1 Z2। ये पता है ना आप लोगों को? हेलो, यस सर। ऐसे यस लिख सर। सिग्मा Z1। यस सर। हाँ, तो इसको मैं सिग्मा Z1 Z2 सिंपली आप ये लिख के नीचे लिख दोगे कि इसके इक्वल्स इतना है, ठीक है ना। तो हमने इन तीनों को क्लब कर दिया, प्लस अब देखो ZI2 कॉमन ले लोगे, इसमें क्या बचेगा, Z1 प्लस Z2 बचेगा, ठीक है। अब इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे ही दूसरा केस बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा कि हम एक नेटवर्क बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये हमारा था Z1, ये हमारा था Z2, ये हमारा था Z3। अब हम क्या करेंगे, इसको किससे टर्मिनेट करेंगे, इसको किससे टर्मिनेट करेंगे बताओ, इसको टर्मिनेट करेंगे हम लोग ZI1 से, और यहाँ पे मेजर क्या करेंगे, ZI2 मेजर होगा, ठीक है ना। इमेज इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इटरेटिव में क्या था, सेम इम्पीडेंसेस हम लोग कर रहे थे, जैसे जिससे टर्मिनेट करोगे वही इम्पीडेंस अपीयर होता था। इसमें क्या होगा, दूसरा वाला इम्पीडेंस अपीयर होगा, जैसे ZI1 से टर्मिनेट करोगे तो ZI2 अपीयर होगा। और देखो I1 और I2 कैसे आप डिसाइड करोगे कि वन क्या इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट टर्मिनल है, फर्स्ट सेट ऑफ टर्मिनल्स हैं। I2 क्या, 2 इंडिकेट क्या कर रहा है कि सेकंड सेट ऑफ टर्मिनल्स हैं, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से आप सेकंड दूसरे वाले में ZI2 कैलकुलेट करोगे, अगर ZI2, तो ZI2 इक्वल टू क्या आएगा, ये दोनों Z1 और ZI1 किस में आएंगे, सीरीज में आएंगे। Z1 और ZI1 क्या होगा, सीरीज में। और किसके साथ पैरेलल में है, पैरेलल है ये Z2 के साथ। और ओवरऑल किसके साथ सीरीज में होगा, ये Z3 के साथ, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। अगर ये लिखना किसी को नहीं आता है तो पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज फिर कुछ समझ में आएगा नहीं। ये कैसे मैंने लिखा है, यू मस्ट बी कंफर्टेबल विद इट, ओके। चलो अब इसको हम लोग लिखते हैं, इसको लिख लेंगे ZI2, तो इसको तोड़ देते हैं Z3 प्लस, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, Z1 प्लस ZI1 टाइम्स Z2 अपॉन Z1 प्लस ZI1 प्लस Z2, ठीक है। आपको पता होगा कि X और Y अगर पैरेलल में है तो क्या लिखते हैं हम लोग, XY अपॉन X प्लस Y, ठीक है ना। XY अगर पैरेलल में होता है वहीं से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। बीच में बोलोगे नहीं तो मुझे पता चलेगा नहीं कि समझ में आ रहा है क्या है, ठीक है। तो एक बोलते रहो। एनीवेज, तो चलो इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ZI2 Z1 प्लस ZI1 ZI2 प्लस ZI2 Z2 इक्वल्स टू हो जाएगा Z3 Z1 प्लस ZI1 Z3 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z2 प्लस, देखते रहना कुछ गलत होगा तो ZI1 Z2, ठीक है। मैं बस मल्टीप्लाई करके लिखते जा रहा हूँ, आई डोंट नो कि, ठीक है। अब इसको मैं ना ऐसे ऊपर वाले फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ, ऐसे स्टेप का कुछ ऊपर वाले लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ZI1 ZI2, ठीक है, प्लस अब मैं इसमें ZI2 कॉमन ले लूँ, मान लो क्या बचेगा, ZI2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, Z1 प्लस Z2, ठीक है। अब देखो एक Z3 Z1 है, ये Z2 Z3 है और ये Z1 Z2 है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा Z1 Z2, ठीक है, प्लस अब देखो इन दोनों में ZI1 Z2 और ये ZI1 Z3 है, इसमें से मैं अगर ZI1 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, Z2 प्लस Z3, ठीक है। ये हमारा बच्चा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। समझ में आया कुछ? यस सर। यस सर। सर यस सर। अब देखो क्या करना है, अब देखो एक चीज बताओ, इसमें कितने अननोन है हमारे पास, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से वैल्यू कैलकुलेट करना है हमको। अननोन हमारे दो है ना, ZI1 और ZI2, और हमारे पास इक्वेशन कितने हैं, दो हैं, यानी दो अननोन है, दो इक्वेशन है, तो सॉल्व हो जाएगा। पता है ना, जितने अननोन होने चाहिए उतने इक्वेशन होने चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दोज अननोन, ठीक है। ये आपको पता होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने।
तो इस इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में 2 अननोन है। कौन कौन से अननोन है हमारे पास? ZI1 और ZI2, और इक्वेशन कितने हैं? 2 हैं। तो इसको आप सॉल्व करना है। आप सॉल्व करने का जुगाड़ एक आप ही लगा सकते हो कि आप 1 - 2 कर दो। पहले क्या करो? 1 - 2 कर दो। ठीक है, देखो 1 - 2 करोगे आप तो देखो क्या क्या कैंसिल होगा। वेट, ये लो, देखो ये वाला रेड लगते हैं। देखो ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला आपका, ये दोनों में कॉमन है। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा टर्म क्या है? ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो, Yes, sir. ओके। Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, तो ये देखो जेड जेड मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को क्या करना है ना कि मतलब सिंपल बनाना है, सो दैट कि मैं फाइंड आउट कर सकूँ वैल्यू। तो देखो क्या है कि ZI1 ZI2 दोनों में कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और सिग्मा Z1 Z2 दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस करूंगा तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँ कि माइनस करूँ 1 - 2, 1 को पहले, जो चीज़ बच रही है वो लिखूँ पहले। तो ऊपर क्या बच रहा है? ZI1 टाइम्स, ऊपर क्या बच रहा है मेरा? ZI1 टाइम्स Z2 प्लस Z2 प्लस Z3, Z2 प्लस Z3, माइनस में क्या बचेगा यहाँ पे? ZI2 टाइम्स Z1 प्लस Z2। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा? देखो ऊपर क्या बच रहा है हमारा? ऊपर बच रहा है ZI2 टाइम्स Z1 प्लस Z2। क्या बच रहा है? ZI2 टाइम्स Z1 प्लस Z2 बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है माइनस में? ZI1 टाइम्स Z2 प्लस Z3 बच रहा है। ठीक है, ये समझ में आया ना? 1 - 2 करने पे आएगा। ठीक है, अब देखो, अब इस चीज को इस साइड लाओ, दूसरे साइड में, मतलब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा? देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2ZI1 Z2 प्लस Z3। ठीक है, और इसको मैं उधर ले जाऊँ, अगर इस, मतलब मैंने क्या किया है, इस चीज़ को उस साइड ले गया हूँ और इस चीज़ को मैं इस साइड ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं कॉमन क्या इसमें देखो Z1 प्लस Z2 दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2ZI2 इक्वल्स टू, सॉरी 2ZI2 टाइम्स Z1 प्लस Z2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या आया हमारा कि ZI2 की वैल्यू मैं देखूँ तो क्या आ रहा है? ZI2 की वैल्यू आ रही है कि ZI1 वेट, ZI1, ठीक है, ZI1 हो गया हमारा टाइम्स Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2। ठीक है, एक हमारा ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इस थर्ड इक्वेशन को ना किसी में भी एक में प्लग कर दो। किसमें प्लग कर दो? प्लग इट इन ईदर 1 और 2। देखो हमको, देखो क्या ऊपर देखो इक्वेशन ध्यान से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में, वेट, मैं अगर पहले वाली इक्वेशन में प्लग कर दूं ऐसे ZI1 माइनस ZI2, सॉरी इसमें मैं प्लग कर दूं, तो मैं ZI2 की वैल्यू अगर प्लग करूंगा तो केवल क्या बच जाएगा? ZI1 वाला ही बच जाएगा पैरामीटर्स, और उसको फिर मैं सॉल्व कर लूंगा। तो एक कर लेना, मुझसे मत कराओ, ये बहुत लंबा हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्या होगा तुम्हारा ये फाइनल आ गया ZI2 की वैल्यू। अभी ZI2 की वैल्यू अगर इसमें मैं प्लग कर दूं इस वाली इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा ना सब कुछ। मेरी बात समझ रहे हो? चलो मैं, Yes, sir. इसको Yes, sir. कर लोगे ना? Yes, sir. हाँ, तो Yes, देखो sir. ऐसे ही तुम्हारा ZI2 आ गया, ZI1 इससे आ जाएगा। ठीक है ना, जब ZI2 की वैल्यू पुट करोगे तो ये सारा का सारा इक्वेशन किस में आ जाएगा? ZI1 के टर्म्स में आ जाएगा, और फिर ZI1 आप निकाल लोगे। ऐसे ही क्या करोगे आप? ऐसे ही आप एक और इसमें ZI1 को लिख सकते हो ऐसे, वेट, इसको आप क्या लिख सकते हो?
जेड आई वन को क्या लिख सकते हो आप, जेड आई वन को लिख सकते हो जेड आई टू टाइम्स जेड वन प्लस जेड टू डिवाइडेड बाय Z2 प्लस जेड थ्री, ठीक है। और Z2 plus Z3 हाँ इसको किसी में प्लग करोगे आप तो क्या मिल जाएगा, उससे आपको जेड आई टू की वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब जेड आई वन और जेड आई टू की वैल्यू ऐसे आप निकाल लोगे। समझ में आया? मतलब आपका इमेज इम्पीडेंस ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अगेन अब देखो, अब ये कहोगे कि ये अब एग्जाम में आएगा तो क्या, एग्जाम में ऐसा नहीं आता है कि आपको बोलेगा कि इमेज इम्पीडेंस कैलकुलेट करो, मतलब फॉर्मूला आप याद करके जाओ इमेज इम्पीडेंस का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप कहीं पे भी जाओगे इमेज इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं आपको ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बाकी का कैसे कैलकुलेट वहां पे करना है, तो आप सिंपल सा ये सारा, जैसे अभी Z1 Z2 दिख रहा है, वहां पे क्या होंगे आपके न्यूमेरिकल्स वैल्यू होंगे। जैसे Z1 के दिया 10 ओम, इसका 5 ओम दिया रहेगा, 3 ओम। तो आप फॉर्मूला ना याद करके आप क्या करोगे, सिंपल सा जो प्रोसीजर है वो पता होना चाहिए। आप जब यही Z1 Z2 अगर नंबर होता तो काफी इजी लगता है, ये सारा का सारा इतना बड़ा इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये काफी इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ZI1 एंड ZI2, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। तो Yes sir. Yes sir. इसको कैलकुलेट करना आप लोग अपने हिसाब से ना। रिकॉर्डिंग हो रहा था ना, वेट, हाँ चलो ठीक है। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, इमेज इम्पीडेंस और इटरेटिव इम्पीडेंस भी मैंने कैलकुलेट शायद नहीं करा था, उसको देख लेना करके, ठीक है। उसमें आपको बस प्रोसीजर पता होना चाहिए कैसे करना है, और प्रैक्टिस कर लेना इंपॉर्टेंट है। मैं छोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी छोड़ दो, आपको एग्जाम देना है, ठीक है ना। मुझे एग्जाम नहीं देना है, आपको एग्जाम देना है। अगर आप को कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। बस मैंने आपको प्रोसीजर सारा बता दिया है कि ऐसे ही करना है, ओके। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप कॉपी पेन नहीं उठाओगे तो फिर नहीं होगा। मैंने बोला भी था कि कभी ऑनलाइन क्लास अटेंड करा करो तो उसमें कॉपी पेन साथ में होना चाहिए, ठीक है। एनीवेज, तो अभी ये हो गया हमारा इटरेटिव इम्पीडेंस हो गया, इमेज इम्पीडेंस हो गया, कैसे कैलकुलेट करते हैं सारी चीज़ें हमने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसमें एक और टॉपिक है। अच्छा, एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, वैसे आएगा नहीं एग्जाम में, बस बता दे रहा हूँ मैं। इसको बोलते हैं हम लोग इमेज ट्रांसफर कोएफिशिएंट, या फिर इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट, इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर आपका कोई असिमेट्रिकल नेटवर्क है, अगर कोई, ठीक है, ऐसे करके ये हमारा, अगर सपोज करो V1 वोल्टेज है, ये I1 करंट है, ये V2 वोल्टेज है, और सपोज करो I2 करंट है, ठीक है। ऐसे करके है एक नेटवर्क आपका। तो जो इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट होता है उसको थीटा आई से इंडिकेट करते हैं। क्या होता है, सिंपली हाफ ऑफ लॉग V1 I1 अपॉन V2 I2। V1 I1 क्या है आपको पता है ना, पावर है, इनपुट पावर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ लॉग P इन अपॉन, या फिर हाँ P इन अपॉन P आउट, ठीक है। आप इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग अंडर रूट P इन अपॉन P आउट, ठीक है। ये डिफाइन करने का है, पूछ सकता है एग्जाम में, बस इससे निकालते हैं ऐसे करके। सॉरी वेट, ठीक है। तो ये आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसको बोलते हैं हम लोग इमेज ट्रांसफर कोएफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बस डिफाइन करना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप इसको डेफिनेशन बना सकते हो कि हाफ ऑफ लॉग ऑफ V1 I1 अपॉन V2 I2। आप कोई भी डेफिनेशन बना सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ दिस सॉरी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि हाफ ऑफ लॉग ऑफ P इन अपॉन P आउट, या फिर ऐसे आप कोई भी एक डिफाइन कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सा वो है, बस इसमें आपको बस ये समझना है कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको बस वोल्टेजेस पता होना चाहिए, इनपुट साइड का वोल्टेज और करंट, और आउटपुट साइड का वोल्टेज और करंट। यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इमेज ट्रांसफर कोएफिशिएंट या फिर कांस्टेंट, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मैंने एक चीज़ स्टार्ट में यहाँ पे लिखा था, जो इमेज इम्पीडेंस हम लोग कैलकुलेट किए थे ना, आप इमेज इम्पीडेंस को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये जो है ना, ये इक्वेशन ध्यान से देखो, याद होगा हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, हम लोग कैलकुलेट करते हैं जेड नॉट, किस केस में,
सिमेट्रिकल नेटवर्क के केस में क्या हो रहा था, ZSC टाइम ZOC आ रहा था ना। अब वैसे ही Yes, आप sir. ना इमेज इम्पीडेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप ZSC1 मतलब इनपुट साइड को शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट करके उसका इम्पीडेंस निकाल लो और दोनों का अंडर रूट ले लो, किसके बराबर आ जाएगा, ZI1 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ZI2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। अगेन इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इफ यू वांट टू डू दैट यू कैन इजीली डू दैट। ओके, आप क्या करोगे, सिंपली जो भी हमने नेटवर्क के बनाया था, ऐसे हमने बनाया था, इसको शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट करके आप इम्पिडेंसेस कैलकुलेट कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसका अंडर रूट लोगे, तो जो भी यहाँ से आप, हम लोगों ने जो कैलकुलेशन अभी देखा था, यहाँ से आपका जो भी क्या आएगा, इमेज इम्पिडेंस आएगा, उसके वो बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपको मतलब इजी करने के लिए, मान लो कभी एग्जाम में आ गया, तो रादर देन कि आप ये पूरा कैलकुलेशन करो, यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपन सर्किट इम्पिडेंस एंड शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस, और उसको आप मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट लेके आप फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू। ओके, तो आप ये ध्यान रखना, इमेज इम्पिडेंस के केस में आप अगर, जैसे मान लो कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, कि अगर मान लो ZI1 कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे आप, सिंपली ओपन सर्किट क्या करोगे, फर्स्ट टर्मिनल को, मतलब इनपुट से एक पोर्ट को, फर्स्ट वाले पोर्ट को, क्या हो जाएगा, उससे ZOC1 मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, ZSC1। ओपन करोगे तो ZOC1 और शॉर्ट करोगे तो ZSC1। इससे आपको ZI1 मिल जाएगा। दूसरा क्या आएगा, ZI2 के लिए दूसरे टर्मिनल को कर दोगे ZOC2 और दूसरा ZSC2। ठीक है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लोगे, तो ये आपको यही सेम चीज़ देगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बतानी जरूरी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट आपके सिलेबस में एक चीज़ है, वो हम डिराइव कर रहे हैं, द हाफ सेक्शन लिखा हुआ है, हाफ सेक्शन। ठीक है, सिमेट्रिकल टी एन पाई सेक्शन इनटू हाफ सेक्शन। तो ये देख लो, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग कैसे करते हैं देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ हाफ सेक्शन। हाफ सेक्शन। ठीक है, तो देखो हम लोग सिमेट्रिकल नेटवर्क पढ़े थे ना, सिमेट्रिकल नेटवर्क कैसे, टी नेटवर्क कैसे बनता है, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क बनता है आपका ऐसे कुछ करके। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते थे, इसको लिखते थे हम लोग Z1/2, ये लिखते थे हम लोग Z1/2, और इसको लिखते थे हम लोग Z2। ये क्या है हमारा, ये है हमारा सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस टी नेटवर्क के साथ कुछ खुराफात करूं तो क्या कर सकता हूँ, इसको कैसे मैं बना सकता हूँ, देखो ध्यान से। अगर मैं इस चीज़ को, यही सेम चीज़ करना चाहूँ, मैं इस चीज़ को ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या, मैं क्या करूँ, जो Z2 है ना, इस Z2 को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, मैं दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट करना है मेरे को। ये है हमारा Z1/2, ये है हमारा Z1/2। अब मैंने क्या किया, इस Z2 को मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो Z2 है ना ऊपर वाला, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा हूँ। तो क्या कर सकता हूँ, मैं 2Z2 ले सकता हूँ, यहाँ पे 2Z2, और इसको भी लिख सकता हूँ मैं 2Z2, लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ। लिख सकते हैं। अब देखो 2Z2 लिख सकते हैं। 2Z2 पैरेलल में होगा, तो किसका माइक ऑन है, वेट, हु इज 1 2 3, चलो कोई नहीं, फिर से ऑन होगा क्या होगा। ये 1 2 3 कौन है, इसको मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इस ऐसे कर सकता हूं ना, Z2 को मैंने क्या करा है, 2Z2 पैरेलल 2Z2, आपको पता होगा अगर 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं कर सकता हूं 20 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल 20 ओम का रेजिस्टेंस कर सकता हूं ना। यही सेम काम किया हूं कि Z2 हमारा रेजिस्टेंस है या फिर इंपीडेंस है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दो उसके दुगुना वैल्यू के इम्पिडेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इस चीज़ को कट कर दूँ। ठीक है ना, इस चीज़ को ऐसे कट कर दूँ, यहाँ से कट कर दूँ। जब कट करूँगा ना, इसी को बोलते हैं हम लोग हाफ सेक्शन। तो हाफ सेक्शन कैसे बन जाएगा आपका, आपका कुछ ऐसे हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका Z1/2 और ये हो जाएगा आपका 2Z2। इसी को बोलते हैं हम लोग हाफ सेक्शन, हाफ सेक्शन। ठीक है, अब बताओ ये जो हमने सिमेट्रिकल नेटवर्क को कट किया है, अभी जो हाफ सेक्शन बना है वो सिमेट्रिकल नेटवर्क है कि असिमेट्रिकल नेटवर्क है? ये हमारा था सिमेट्रिकल नेटवर्क, सिमेट्रिकल। लेकिन जो हाफ सेक्शन हमने कट किया वो कौन सा नेटवर्क होगा बताओ? सिमेट्रिकल होगा क्या असिमेट्रिकल होगा? ठीक है ना, असिमेट्रिकल होगा। ठीक है ना, या असिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग हाफ सेक्शन बोलते हैं। तो हाफ सेक्शन कैसे डिराइव हुआ है कि जो भी हमारा हाफ सिमेट्रिकल नेटवर्क था उसको हमने उसके साथ थोड़ा सा उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस किया और उसको फिर कट कर लिया हाफ में। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ सेक्शन। अच्छा, हम लोग पाई नेटवर्क देखते हैं ऐसे ही। देखो पाई नेटवर्क कैसे बनता है हमारा। पाई नेटवर्क आपको याद होगा, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना होता है बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? Z1 Z2 upon Z naught of T नेटवर्क। ओके, तो Z नॉट ऑफ T तो बता सकते थे ना, √Z1² + Z1Z2। यस, चलो कोई नहीं। तो ये हमारा सिमेट्रिकल क्या है? सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क है। ओके, ये हमारा क्या है? सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। ओके, अब मैं क्या करूं, इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस करते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कुछ ऐसे बना सकते हैं। Z1 को ना हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं Z1/2, इसको कर सकते हैं Z1/2, कर सकते हैं ना Z1 को। और ये हमारा हो गया वो पहले जैसा ही। वेट, ये हमारा इसकी वैल्यू कितनी है 2Z2, ये हो गया 2Z2। अब मैं क्या करूं, इसको 20 से कट कर दूं यहाँ से। ठीक है, 20 से कट कर दिया। अब 20 से कट कर दिया तो ये वाला जो सेक्शन है, दोनों जो सेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये भी हाफ सेक्शन करेगा। ये जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाफ सेक्शन। हाफ सेक्शन कैसे बन गया आपका फिर से? इसकी वैल्यू देखो क्या है, Z1/2, तो Z1/2, और इसकी वैल्यू क्या है 2Z2। ठीक है, और ये जो हाफ सेक्शन है वो कौन सा नेटवर्क होगा? ये होगा आपका, ये होगा असिमेट्रिकल नेटवर्क और सिमेट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, तो ये हाफ सेक्शन हम कैसे डिराइव करते हैं ये समझ में आ गया होगा। एक सिमेट्रिकल नेटवर्क से हम हाफ सेक्शन कैसे डिराइव करते हैं। तो हाफ सेक्शन आएगा एग्जाम में, तो आपको दोनों कॉन्फ़िगरेशन शो करने हैं, टी भी और पाई भी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। और आप क्या, जब ये असिमेट्रिकल नेटवर्क है तो इसके कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे? असिमेट्रिकल वाले पैरामीटर्स होंगे सारे। असिमेट्रिकल वाले कौन कौन से पैरामीटर्स होते थे? असिमेट्रिकल में पैरामीटर होता था इटरेटिव इंपेडेंस होता था, फिर क्या होता था, इमेज इंपेडेंस होता था। इमेज इम्पीडेंस। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन होता है। जैसे मैं बोलूं आपको कि जैसे मान लो हाफ सेक्शन हमारा है, ये हमारा हाफ सेक्शन। तो हाफ सेक्शन हमारा कैसे बन रहा था? ये हमारा था कुछ ऐसे। ठीक है, अब एक इसकी वैल्यू क्या थी हमारी? Z1/2 थी। इसकी वैल्यू क्या थी हमारी? इसकी कितनी वैल्यू थी हमारी? देखो एक बार, 2Z2 ये था 2Z2। अब मेरे को हाफ सेक्शन में सपोज करो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक हमारा है फर्स्ट इटरेटिव इंपेडेंस। अब इटरेटिव इंपेडेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे क्या करोगे आप, क्या कैलकुलेट करोगे? ZT1, और यहाँ पे क्या करोगे, किससे टर्मिनेट करोगे? ZT1 से टर्मिनेट करोगे। ठीक है,
अब Z-T1 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सिंपल देखो Z-T1 क्या करोगे, आपको पता है कि 2Z2 पैरेलल क्या है, Z-T1 है, और इसमें क्या ऐड कर दोगे Z1/2 बस। तो Z-T1 ऐसे यहाँ से निकल जाएगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। ऐसे ही आपको Z-T2 निकालना होगा तो क्या करोगे आप, अगर सपोज करो मेरे को ऐसे ही इसमें Z-T2 निकालना हुआ तो आप क्या करोगे, इसमें इसको टर्मिनेट कर दो किससे, Z-T2 से, और यहाँ से क्या मेजर करोगे T2 Z-T2। Z-T2 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 कैसे होगा, आप wait, इसमें आपका Z-T2 की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है Z-T2, और इसमें सीरीज में क्या है Z1/2 है, और उसके सबके पैरेलल में क्या है 2Z2, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, Z2 ठीक है। ऐसे ही आप इस पूरे सर्किट का, यही सेम पूरे सर्किट का आप क्या निकाल सकते हैं, तो इमेज इटरेटिव इम्पीडेंस आ गया Z-T1 Z-T2 ऐसे, ठीक है। और ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ये तो हमारा इटरेटिव इम्पीडेंस बन गया, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इमेज इम्पीडेंस निकाल सकते हो, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है तो मैं छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी छोड़ देना इमेज इम्पीडेंस, ठीक है, इसको निकालना है, ठीक है। इसको आप असाइनमेंट लिख लो, मेरे को मत करना, अपने अपने पास नोट्स बना के रख लेना, मैं सबमिट करने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, अपने लिए रखो, ठीक है ना। अब इमेज इम्पीडेंस के लिए सेम इसका उल्टा काम होगा, मतलब जैसे मैंने बताया था इमेज इम्पीडेंस कैसे निकलता है, राइट। सो जैसे मान लो ये मेरे पास है, ठीक है। अब मैं इसको वेट, मेरे को सपोज करो इमेज इम्पीडेंस निकालना है, तो यहाँ से मैं देखूंगा क्या मिलेगा मेरे को, Z-I1 मिलेगा, और यहाँ पे मैं किसको टर्मिनेट करूँगा Z-I2 को, ठीक है। अब Z-I1 यहाँ से कैलकुलेट करूँगा मैं Z-I1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2Z2 पैरेलल Z-I2, और किसके साथ सीरीज में होगा Z1/2 के, ठीक है। Z1 हाँ, ऐसे ही हमारा एक तो इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन ये बन जाएगा, दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा देखो, वेट, दूसरा इक्वेशन आपका कैसे बन जाएगा, ये हमारा है आप यहाँ से टर्मिनेट करोगे Z-I1 से, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे Z-I2, तो Z-I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z-I2 की वैल्यू आ जाएगी Z-I1 प्लस Z1/2 पैरेलल 2Z2, ये हमारा आ गया दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, Z-I1 एंड Z-I2, ठीक है, ये कैलकुलेट कर सकते हो। अब तुम्हारे में से कोई बुद्धिमान होगा तो क्या करेगा पता है, ज़्यादा अच्छे से अगर जिसने समझ लिया वो क्या करेगा, ये सब नहीं करेगा। अगर उसको Z-I1 और Z-I2 कैलकुलेट करना था तो क्या करेगा, सिंपल, अगर कोई दिमाग अपना लगाएगा तो क्या करेगा, वो सिंपली ये लिख देगा Z-I1 = Z-OC1 और Z-SC1, क्योंकि इसका ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट निकालना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें दो ही रेजिस्टेंस हैं। सपोज करो इसका मैं बोल दूं, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है, मैं बोलूं इसका ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस निकालो, तो ये बहुत आसान है, ठीक है ना। आप क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट के लिए सपोज करो आपको ये शॉर्ट करना है, ये देखो ये शॉर्ट कर दोगे, ये शॉर्ट कर दोगे तो बहुत इजीली निकल जाएगा यहाँ से शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। और ओपन कर दोगे, क्योंकि शॉर्ट करोगे तो दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, और ओपन कर दोगे तो केवल 2Z2 बचेगा।
तो ये काफी इजी है ZI1 Z2 I2 ऐसे कैलकुलेट करना, रादर देन कि आप उस कैलकुलेशन से करो। अगर एग्जाम में आपको पूछता है तो यू कैन गो फॉर दिस, राइट। अगर जिसको टाइम बचाना है तो इससे जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऐसे ही आप ZI2 Yes. कैलकुलेट कर सकते हो अंडर रूट में ZOC2 डॉट ZSC2, ठीक है। इस तब समझ में आएगा कौन सा इजी है जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। ओके, तो ये हम लोग का हो गया पूरा का पूरा। आई थिंक थर्ड यूनिट या सेकंड यूनिट, कौन सा यूनिट? फर्स्ट यूनिट था ये। ओके हाँ, ये फर्स्ट यूनिट हम लोग का हो गया। हम लोग ऑलरेडी हम लोग नेटवर्क्स देख चुके, सिमेट्रिकल नेटवर्क्स देख चुके, असिमेट्रिकल नेटवर्क देख चुके, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्न से हम लोग एटेन्यूएटर्स देखेंगे, फिर फिल्टर्स एंड देन फिर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज, अदरवाइज वी विल रैप अप द सेशन। No, sir. समझ में आया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। ओके थैंक यू सो मच।